हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 13 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको भी पता है कि ये हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बट इससे कुछ इथिकल इश्यूज भी लेकर सामने आ रहे हैं। और वो क्या इथिकल इश्यूज देखने को मिलेगी उस पर डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज इस रिपोर्ट में उन्हीं इथिकल इश्यूज की बात कही गई है। तो ये जो WHO का रिपोर्ट आया है, इसमें इथिकल चैलेंजेस एंड रिस्क जो एसोसिएटेड है विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ हेल्थ, उसके बारे में ये बता रहा है और 6 कंसेंसस प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है हेल्थ केयर सेक्टर में उसको पब्लिक बेनिफिट के लिए कैसे यूज किए जाए फॉर ऑल द कंट्रीज। तो इस 6 प्रिंसिपल को भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ इथिकल इश्यूज की बात करें तो सबसे पहला इथिकल इश्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो, हेल्थ डाटा जो कलेक्ट किए जा रहे हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, ये एक्सीड कर सकता है देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डाटा कलेक्शन किए जा सकते हैं। और अगर एक्सेस डाटा कलेक्ट किए जाएंगे तो इसको डिफरेंट यूजेज के लिए रिपर्पज किया जा सकता है, यानी कि डाइवर्ट किया जा सकता है, जिसके कारण सीरियस इथिकल, लीगल एंड ह्यूमन राइट कंसर्न आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेसी को लेकर इश्यू आ सकता है। जो दूसरा इथिकल इश्यूज हाईलाइट की गई हैं वो है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अभी फिलहाल डेडिकेट की जा रही है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रोक्स मैनी नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पर वर्क कर रहे हैं और इसके लिए खूब पैसा, खूब रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टमेंट के कारण क्या सोशल अपलिफ्टमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये आपका दूसरा एथिकल डायलेमा पोज करता है, बिकॉज ऑन द वन साइड वी आर इन्वेस्टिंग सो एंड सो मच ऑफ रिसोर्सेज टू डेवलप एआई, एंड दूसरी तरफ अगर सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये एथिकल डिलेमा रेज करता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स टू प्रमोट द एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके जो 6 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करी गई हैं। पहला है आपका प्रोटेक्ट ह्यूमन ऑटोनॉमी, यानी कि जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करोगे किसी भी सेक्टर में तो वहां पर ये सिद्धांत फॉलो किए जाने चाहिए। पहली बात तो ह्यूमन ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करनी है, साथ ही साथ ह्यूमन वेल बीइंग, ह्यूमन सेफ्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, along with ensure transparency, explainability and intelligibility। एंड द फोर्थ इज योर फोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी सेक्टर इसे यूज कर रहा है उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए कि अगर कोई निगेटिव एक्शन किया जाता है तो उसके कारण कुछ गलत परिणाम आ जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी में फिक्स हो। इंश्योर इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी एंड प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल। क्या रिकमेंडेशंस बेसिकली दिए गए हैं सो दैट एथिकल प्रमोशन हो इन द हेल्थ सेक्टर फॉर द यूज ऑफ एआई। तो पहली बात तो ये कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एथिकल और ट्रांसपेरेंट डिजाइन हो, सो दैट सभी लोग इसे टेस्ट जज कर सके, जो भी आपके कंसर्न स्टेक होल्डर होंगे। एंड जो दूसरा है आपका पब्लिक शुड बी इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एआई फॉर हेल्थ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ डाटा शेयरिंग एंड यूज, है ना। तो पब्लिक को इंगेज करना पड़ेगा इन डेवलपमेंट ऑफ एआई फॉर द हेल्थ सेक्टर सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके डाटा शेयरिंग एंड यूज के बारे में। एंड द थर्ड वन इज योर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम टू असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल सो दैट ये प्रोफ्यूजली एडप्ट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, है ना। उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा, तभी इस नए अपकमिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडप्ट किया जा सकेगा। एंड इम्पैक्ट असेसमेंट करने की भी बात कही गई है टू प्रिडिक्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द करंट या फिर प्रपोज्ड एक्शन या फिर पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशन।
बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली अगर कहा जाए तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या होता है, ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन कैन टेक एक्शन एज पर द सिचुएशन। यही इंटेलिजेंस जब हम मशीन में फिट कर देते हैं तो फिर आपका हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। इसे इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके एंड मिमिक देयर एक्शंस एज वेल। यानी कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर उसे सोच समझ कर एक्शन लेना है तो उस समय राइट एक्शन क्या होगा, मशीन खुद थिंक करके करे, ना कि ह्यूमन पर डिपेंडेंट हो। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एगुमेंट द एबिलिटी, यानी कि यूं कह सकते हो कि सक्षमता को डबल मल्टीप्लाई ट्रिपल कर सकता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, सो दैट पेशेंट केयर इंप्रूव हो जाए, एक्यूरेट डायग्नोसिस अच्छे तरीके से होने लगे। बिकॉज एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं होगा तो बीमारी का पता ही नहीं चलता, बीमारी का पता नहीं चलता तो फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी, है ना, जो ट्रीटमेंट किए जाएंगे वो कहीं ना कहीं फेल्यूर ही माने जाते हैं। एंड ऑप्टिमाइज द ट्रीटमेंट प्लान, सपोर्ट पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, इन्फॉर्म द डिसीजंस ऑफ हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, या फिर एलोकेट रिसोर्सेज विद इन द हेल्थ सिस्टम, है ना। कि फॉर एग्जांपल ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैलकुलेट कर लिया जाए कि कोई हेल्थ केयर सिस्टम में हमको चेंजेज या फिर नया हेल्थ केयर सिस्टम लाना है तो उसके लिए खर्च क्या आएंगे, ये पूरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कैलकुलेशन से बता सकता है। तो इससे आपका रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन है और आपका प्रॉपर अलॉटमेंट हो सकेगा। तो ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड एथिकल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द टॉपिक विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसके बारे में और फर्दर डिटेल्स आपको इकट्ठे करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है लंबे समय से, है ना। कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या कोई डिक्लेरेशन भी है WHO का, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। Let's move to the second article. Proposal under PLI scheme for telecom equipment and networking product exceeded government targets। यानी कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट कर रखा था टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए जो इंसेंटिव देने का इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उससे ज़्यादा का ही प्रपोजल आ गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट वाले कंपनीज है ये अप्रोक्स 4500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने को तैयार है, जबकि गवर्नमेंट का जो टारगेट रखा गया है वो आपका 3000 करोड़ का ही है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आपको जो गवर्नमेंट की या फिर भारत की टारगेट थी ऑफ मेकिंग 2.44 लाख करोड़ वर्थ ऑफ टेलीकॉम गियर बाय 2026, उसमें आपको ये मेजर फ्लिप प्रदान कर रहा है ना, क्योंकि फिल्म्स आर ऑफरिंग टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, दैट्स व्हाई। बट दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट ने तो 3000 करोड़ ही फिक्स किए थे ना, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि गवर्नमेंट इस टारगेट के लिए जो इनका रखे गए हैं पैसे उसको बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें PLI स्कीम के बारे में तो हमने डिस्कस किया है बहुत लंबे समय से। ये जो आपका PLI स्कीम है ये आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है। आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम यानी कि डिपेंडिंग की जो भी आपके प्रोडक्ट है जिस पर PLI स्कीम लागू की गई है ना, उसका इंक्रीमेंटल सेल्स अगर हो रहा है ईयरली बेसिस पे तो फिर वो PLI स्कीम के लिए एलिजिबल होगा, है ना। यहाँ पर होते क्या है, इंसेंटिव जो है दिए जाएंगे ओनली आफ्टर प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री, है ना। तो प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री एंड फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ये बेस ईयर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये जरूर याद रखना है, बेस ईयर 2019-20 हो गई है। एंड ये नोटिफाई करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगा इस स्कीम का, है ना। तो साइलेंट फीचर्स की बात करें PLI फॉर टेलीकॉम एंड इक्विपमेंट सेक्टर तो क्या होगा आपका, तो बेसिकली इसके तहत ऑब्जेक्टिव जो है वो टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट, है ना। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को तैयार किया जाएगा। कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं तो देख सकते हो 4G या 5G नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड वायरलेस इक्विपमेंट ये सब आ जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस डिवाइसेस ये आ जाएंगे, एज वेल एज अदर वायरलेस इक्विपमेंट एंड इंटरप्राइज इक्विपमेंट लाइक स्विचेज राउटर्स ये सब आ जाएंगे। और इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सकेगा अप टू 20 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड सो दैट ये अपनी अनयूज्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके। और जब हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर MSME तो वो 10 करोड़ रखा गया है, अदर्स के लिए आपका 100 करोड़ रखा गया है ना।
यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपको इतना होना ही चाहिए 10 करोड़ रुपीज, तभी आप इस स्कीम के लिए लागू होगे पीएलआई के लिए। और अदर्स के लिए आपका 100 करोड़ का आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड चाहिए ही चाहिए, तभी जाके इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। और इंसेंटिव्स की बात करें तो जो दी जाएगी वो आपका रेंज करता है 4 से 7% फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड ईयर्स। तो वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल। प्रीलिम्स के लिए पीएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर का भी मत भूलना, 2019-20 बेस ईयर है इसका। और बेसिकली ये आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है जहाँ पर जो प्रोडक्शन आपका होगा एज वेल एज सेल्स के आधार पर आपको ये इंसेंटिव्स मिलेगी, और 4 से 7% का इंसेंटिव अरेंज करेगा। और जो आपके जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड होंगे एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रखे गए हैं, है ना। और जो आपके अदर सेक्टर अदर के लिए है, अदर देन एमएसएमई, उसके लिए 100 करोड़ से रखे गए। सो वी हैव डिस्कस्ड इट, लेट्स मूव। और ये जरूर याद रखना है पीएलआई स्कीम आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई अनिवल्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो पहली बात तो यही याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ही डिस्कस कर लेते हैं बेसिक के बारे में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज योर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इसका कहने का मतलब हुआ कि आपने बॉन्ड का नाम सुना हुआ है ना। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जाते हैं सो दैट ये बोरो कर सके मनी, तो इसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। और इसके दो कैटेगरीज हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल, है ना, यानी कि ट्रेजरी बिल वैसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा तो इश्यू किया जाएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म यानी कि इसकी मैच्योरिटी 91 डेज की हो सकती है, 182 डेज की हो सकती है, या फिर 364 डेज की हो सकती है ना, यानी कि लेस देन 1 ईयर की मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। जबकि दूसरा है आपका डेटेड सिक्योरिटी, इसको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहोगे, जहां पर मैच्योरिटी पीरियड आप देख सकते हो बिटवीन 5 ईयर्स से 40 ईयर्स होता है ना। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, है ना, ये याद रखने। अब अगर बेसिक की बात करें तो ये जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई के द्वारा लाई गई है, ये आपका वन स्टेप सॉल्यूशन होगा सो दैट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट या मोबिलाइज किया जा सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोबिलाइज फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इससे पहले स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते थे इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअल फंड बाय कर लेते थे, या फिर सर्टेन पॉलिसीज जो लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के द्वारा इश्यू करी जाती थी तो ये उसे खरीद लेते थे। और ये जो आपके बड़े बड़े कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड, इनको तो अधिकार था कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं डायरेक्टली, तो ये तो कंपनी जो है डायरेक्टली खरीदेगी। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली खरीदने का अलाउ नहीं था, इसीलिए इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे म्यूचुअल फंड में, बाकी का काम म्यूचुअल फंड आपका कर देता था। एंड हाईलाइट ऑफ द स्कीम की बात करें तो ये जो अब रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे यानी कि इंडिविजुअल विल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ना। एंड एक्सेस टू प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, है ना। तो प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। एंड जब हम बात करते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग की, तो ये आपका एनोमनस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। बस यही याद रखने प्रीलिम्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग क्या होते हैं। तो ये एनोमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। अब बात करते हैं कि इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो डोमिनेट करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, जैसे आपके बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जिसके कारण लेसर लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिलती है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ना। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एसेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज इट इज ऑल डोमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो earlier attempts basically to popularize the government securities among the retail investors, ये भी पहले लिए जा चुके हैं, जैसे आपका एनएसएमई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गोबी डैप, या फिर रिटेल डेप्ट मार्केट, या फिर सेगमेंट एट एक्सचेंज। उसका डिजायर्ड रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई ये प्रयास किए गए हैं।
स्कीम विल हेल्प इन ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये तीसरा बेनिफिट होगा, जो इन्वेस्टर्स का बेस है वो बढ़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए मोर वाइडनिंग स्टेक होल्डर्स आएंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो थे ही थे, अब रिटेल इन्वेस्टर्स में आएंगे, दैट्स व्हाई ब्रॉडनिंग द बेस ऑफ इन्वेस्टर। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम दोनों इंपॉर्टेंट है ना। पहली बात तो याद रखना है कि आरबीआई का है और ये आपका वन स्टेप सोल्यूशन है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये जरूर याद रखना है, इंडिविजुअल है ना। यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल तो ऑलरेडी है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। और हाईलाइट हमने देख ही लिया। और ये आपका क्या है, NDSOM यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये क्या सिस्टम है, इसको भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिक्स को आपको याद रखना है। ट्रेजरी बिल वर्सेस डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। हेवी रेन्स ट्रिगर फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड इन हिमाचल प्रदेश। आपको ही पता है अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया आपका जो मॉनसून है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और ऐसे में जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, फॉर एग्जांपल आपका उत्तराखंड ले लो या फिर हिमाचल प्रदेश ले लो, बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफी है ना, वी हैव द ओरोग्राफिक रेनफॉल है ना। बिकॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, जो मॉनसून इवेंट्स होते हैं वो पुश अपवर्ड्स होते हैं, जिसके कारण कंडेंसेशन जो है काफी स्पीडी होता है और अल्टीमेटली रेनफॉल भी काफी ज्यादा तेजी से होते हैं। बट फ्लैश फ्लड का डिफरेंट कंसेप्ट है। और फ्लैश फ्लड अगर अगर करते हैं कहीं पर तो आप समझ सकते हो एक प्रकार से व्यक्ति या फिर जो भी आपके पीपल होते हैं उनको तैयार होने का मौका ही नहीं मिल पाता टू डील विद द सिचुएशन, बिकॉज इट इज फ्लैश इन नेचर, कब आएंगे पता ही नहीं चलेगा है ना। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव ली गई है टू डील विद द फ्लैश फ्लड, उसे भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ काउजेज देखे जाएंगे और इसके कारण इम्पैक्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लैश फ्लड के कारण लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। तो फ्लैश फ्लड के बेसिक की बात करें तो फ्लैश फ्लड्स आर दोज फ्लड इवेंट्स जहां पर जो राइज इन वाटर होता है वो आइदर ड्यूरिंग और विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ रेनफॉल दैट प्रोड्यूसेस द राइज है ना। तो राइज ऑफ वाटर मतलब कुछ क्षण में इतना ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट या फिर वाटर लेवल राइज हो जाते हैं है ना कि वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लैश फ्लड। कम समय में ज्यादा बारिश हो जाता है जिसके कारण ओवर फ्लडिंग हो जाती है ना। तो फ्लैश फ्लड के इवेंट हो जाते हैं एंड दे आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं विद ए वेरी हाई पीक है ना। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं लेकिन इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और उसके लिए टोपोग्राफी, सॉइल कंडीशन, ग्राउंड कवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आप देख लो जो आपके टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और टोपोग्राफी यानी कि योर स्टीपनेस, योर फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, वो आपका टोपोग्राफी में आ जाता है ना। फॉर एग्जांपल आपके अगर जो सॉइल कवर है, सॉइल कंडीशन है, वो आपके इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं वाटर को इनटू द ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर तेजी से, तो ये कहीं ना कहीं वाटर को विद इन द वाटर रिजर्वेयर एब्जॉर्ब करके फ्लैश फ्लड के इवेंट को कंट्रोल कर सकते है ना। तो ये सब कुछ अफेक्ट करने वाले आपके पैरामीटर्स होते हैं, सॉइल कंडीशन, टोपोग्राफी, ग्राउंड कवर। एंड कैसे फ्लैश फ्लड अकर करता है, तो पहली बात तो लेट्स से कि हैवी रेनफॉल होता है ऑन टू वाटर लो ग्राउंड है ना। और उसके बाद ये जो रेनफॉल है वो सोक नहीं हो पाते हैं एंड ये चलते रहते हैं इनटू द रिवर है ना। तो ये लेट्स से कि एक्सेसिव रेनफॉल हुआ और अल्टीमेटली ये ग्राउंड में सोक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द सॉइल कंडीशन या टोपोग्राफी, ये चलकर कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे लोअर रीजन में और अल्टीमेटली रिवर के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये फिर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ के आपके जो साइड बाय नियर बाय जो आपके पॉपुलेशन है या फिर कुछ भी वेजिटेशन है तो उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ हिली स्लोप वाले रीजन में अगर फ्लैश फ्लड आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लैंडस्लाइड होंगी। तो ये बात है, देख सकते हो यहाँ पर फिर आपका क्या हो रहा है, रिवर राइजेस ड्रामेटिकली एंड बर्स्ट इट्स बैंक, फ्लडिंग वैली फ्लोड एज वेल। तो काउजेज ऑफ फ्लैश फ्लड की बात करें तो यहाँ पर हैवी रेन फ्रॉम थंडर स्टॉर्म, हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है ना। तो हैवी रेन तो काउज है ही है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हैवी रेनफॉल हो जाएगा तब तो आपका जो इस्टेब्लिश्ड वैली है वो कहीं ना कहीं अपने आपको एक्सपेंड कर लेगी और
कहीं ना कहीं वाटर डोमिनेट कर जाएगा। एंड ड्यू टू डैम और लिवी में ब्रेक है ना, डैम या फिर लिवी ब्रेक हो जाता है तो इससे भी एक्सेसिव वाटर फ्लो होने लग जाएंगे, है ना। तो इसके कारण भी आपका ये फ्लैश फ्लड आ सकता है। ग्लेशियर मेल्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये सब है ना। डिफोरेस्टेशन से क्या होगा आपका कि वाटर को रिटेन करने की क्षमता घट जाती है, दैट्स वाई आपका ये फ्लैश फ्लड आपका चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड क्या होगा, पहली बात तो डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसेस, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी सब कुछ ध्वस्त हो जाती है। केमिकल एंड हजार्डियस सब्सटेंसेस वो सब वाटर में मिक्सअप हो जाएंगे, अल्टीमेटली वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर देंगे। डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एज वे, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब तो है ही। क्या स्टेप्स लिए गए हैं फ्लैश फ्लड को डील करने के लिए, तो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्होंने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया लॉन्च किया है। ये जरूर याद रखना है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया टू प्रोवाइड वार्निंग फॉर फ्लैश फ्लड थ्रेट एंड रिस्क 6 से 24 आवर्स इन एडवांस रेस्पेक्टिवली, यानी कि फ्लैश फ्लड के थ्रेट वार्निंग रिलीज कर दी जाएंगी 6 आवर इन एडवांस, जबकि आपका एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्डिंग लॉज एंड डिमार्केशन ऑफ फ्लड फ्लोन एरियाज, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो मैपिंग, है ना, मैपिंग करी जाएगी टू द थ्रेट एरियाज की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जा सके और वहाँ पर कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन वर्क हो, है ना, बिल्डिंग लॉज लाई जाए तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड यूज ऑफ इंटेलिजेंट फ्लड वार्निंग सिस्टम लाइक iFlows, दैट इज योर इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म्स, फ्लैश फ्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में ह्यूज रेनफॉल हो जाती है जिसके कारण आपका जो वैली होती है, रिवर वैली, वो सस्टेन नहीं कर पाती है, अल्टीमेटली ये ओवरफ्लो होके डिस्टर्बेंस काउज करती है। एंड हिमाचल प्रदेश का न्यूज आया है तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं एंड इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड बस यही है मेंस के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काउज ऑफ फ्लैश फ्लड, इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड एंड मेजर्स जो लिए गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। टॉप US कमांडर इन अफगानिस्तान स्टेप्स डाउन एज 20-year वॉर नियर्स टू एंड। आपको ही पता है US विद्रोह कर रहा है फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड इट इज़ ऑल एज पर द अफगानिस्तान पीस ट्रीटी अभी जो साइन हुई थी, आपने भी सुना होगा, है ना, उसके अनुसार तो US मिलिट्री मिशन इन अफगानिस्तान वो कंक्लूड हो जाएंगी ऑन 31 अगस्त, दो इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सिविलियन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, है ना, बस मिलिट्री वहाँ से खाली कर जाएंगी। एंड US ने पहली बार इन्वेड किया था अफगानिस्तान को 2001 में, सो दैट जो अलकायदा टेररिस्ट के जो बेसिस है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके अफगानिस्तान में, है ना, जिन्होंने सितंबर 11 अटैक करवाया था ऑन द न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड द पेंटागन, ये आपने सुना भी होगा। एंड वाई US विद्रो फ्रॉम अफगानिस्तान, तो पहली बात तो ये कि US मिलिट्री इंगेजमेंट इन अफगानिस्तान वो स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बन चुका है US के लिए और फ्यूटाइल इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है ना, कुछ भी पॉलिटिकल और मिलिट्री डायनेमिक्स अफगानिस्तान में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो US का कहना है भाई साहब फायदा ही क्या फिर जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिल रहे मेरे को। साथ ही साथ दूसरा है वो ये कि US इज शिफ्टिंग इट्स प्रायोरिटीज टू इंडो पैसिफिक कंसिडरिंग चाइना इज बिगेस्ट कंपीटर। अब चाइना को US बिगेस्ट कंपटीटर के रूप में देख रहा है, दैट्स वाई जो भी प्रायोरिटीज है वो इंडो पैसिफिक की तरफ वो मूव कर रहा है, ये आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इश्यूज विद US विद्रोह, क्या कुछ इश्यूज है, तो पहली बात तो फिर से सिविल वॉर राइज हो सकता है अफगानिस्तान में, बिकॉज वायलेंस कंटिन्यू होते रहेंगे और अब तो जो मिलिट्री है वो भी चली जाएगी, तो अफगानिस्तान में स्लिप बैक इनटू द सिविल वॉर। रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है बिकॉज इट ब्रिंग्स चैलेंज फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज जब भी अगर US मिलिट्री वहाँ पर प्रेजेंस होती थी तो कहीं ना कहीं वो रेडिकली एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के ऊपर वो चेक किया करती थी और ये भारत के लिए भी कुछ कंसर्न रेज करता है। तो इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न क्या है सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी इन द सेंस की वायलेंस और इनस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में अगर बढ़ती तो इंडिया को मोर वल्नरेबल बना देगा टू स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इवेंट्स, ये बात भी है ना। और इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है, बिकॉज इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग अफगान
पार्लियामेंट, फिर सलमा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। जो तीसरा कंसर्न है वो है आपका स्ट्रेटजी। अफगानिस्तान इज गेटवे टू द ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और अगर वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट आती है जो भारत को पसंद नहीं करती है तो अल्टीमेटली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक एक्सेसिबिलिटी का सपना है वो प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो ये आपके तीन ब्रॉडर चैलेंज, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज हमने देखा। एंड प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर थ्रू 2030 बाय यूएनसीबीडी, ये निकल कर आया है। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर ये रिलीज करी गई है यूएनसीबीडी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड ये जो फ्रेमवर्क है ये एक्शंस को गाइड करेगी वर्ल्ड वाइड, सो दैट प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके नेचर एज वेल एज जो नेचर आपको एसेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है लोगों को, उसे भी। इसमें 21 टारगेट्स रखे गए हैं फॉर 2030 एंड 4 गोल टू अचीव ह्यूमैनिटी लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर विजन बाय 2050, है ना। तो इसमें 21 टारगेट्स जो आपके 2030 तक अचीव करने हैं, 4 गोल्स टू अचीव ह्यूमैनिटी लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर विजन बाय 2050। एंड इसमें आपका फर्दर रिफाइनमेंट हो सकता है एट CBD COP15 जो अभी क्यूनमिंग चाइना में होने वाली है अक्टूबर 2021 में, इसे अच्छे से याद रखना है। टारगेट जो इंक्लूड किए गए हैं आप देख सकते हो, 50% ग्रेटर रिडक्शन किया जाए इन द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, है ना, एंड देयर इम्पैक्ट। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब भी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो लोकल स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है ना। और कुछ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के नाम आपको याद रखने चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला टारगेट वही है आपका 50% ऑफ ग्रेटर रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर इम्पैक्ट। दूसरा है आपका रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट लॉस टू द एनवायरनमेंट बाय एटलीस्ट हाफ एंड पेस्टिसाइड्स बाय एटलीस्ट 2/3, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस होते जा रहे हैं टू द एनवायरनमेंट उसको कम किया जाए, एटलीस्ट 50% कम किया जाए, और जो पेस्टिसाइड्स के लिए है उसको एटलीस्ट 2/3 कम किया जाए, एंड एलिमिनेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एज वेल। एंड जो तीसरा टारगेट रखा गया है $200 बिलियन इंक्रीमेंट किए जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज में फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मैनेजिंग द नेचर। क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को अगर नेचर को मैनेज करना है तो पोस्ट लगेंगे, अदरवाइज वो भी तो डेवलपमेंट करना चाहेंगे, वो भी तो फॉरेस्ट क्लियरेंस करके इंडस्ट्री सेटअप करना चाहेंगे, और ऐसे में अगर इंसेंटिव्स नहीं मिलता है तो फिर वो क्यों करेंगे। दैट्स वाई बोला गया है $200 बिलियन का इंक्रीमेंट किया जाए इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मैनेजिंग नेचर। 4 गोल्स भी सेटअप किए गए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, है ना। टू हॉल्ट द एक्सटिंक्शन एंड डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, टू एनहांस एंड रिटेन नेचर सर्विसेज टू ह्यूमंस बाय कंजर्विंग, टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, ये तो CBD का प्रिंसिपल ही है ना। टू क्लोज द गैप बिटवीन अवेलेबल फाइनेंशियल एंड अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो CBD के बेसिक की बात करें तो CBD को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था अर्थ समिट जो आपका हेल्ड हुआ था रियो दी जेनेरियो 1992 में, और अल्टीमेटली फोर्स में कब आई तो 1993 दिसंबर। CBD सपोर्ट करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, है ना। तो CBD इंपॉर्टेंट है आपका, और ये लीगली बाइंडिंग है, आपको भी पता होगा। एंड ये जो आपके फ्रेमवर्क है जो रिलीज करी गई है UNCBD के द्वारा, इसके बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये सब पॉइंट्स आप कहीं और यूज कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये सब आप यूज कर सकते हो। और ये कुछ फैक्टर आप सजेस्ट कर सकते हो कैसे क्या स्टेप लिए जाए सो दैट आपका, है ना, नेचर के साथ हार्मोनी स्टेब्लिश करी जाए। Now let's move to the shorter news. रिचार्ड ब्रैंसन टैक्स ऑफ फर्स्ट इन स्पेस टूरिज्म बेस। आपको ही पता है आखिरकार US एंड जो इसकी स्पेस एजेंसी है नासा, वो स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, और उसी से रिलेटेड न्यूज आया है आपका रिचार्ड ब्रैंसन जिन्होंने फर्स्ट नंबर हासिल किया है इन स्पेस टूरिज्म रेस। तो 3 प्राइवेट कंपनी, एक तो आपका ब्लू ओरिजिन जो आपका जेफ बेजोस का है, दूसरा है आपका वर्जिन गैलेक्टिक जो कि आपका रिचार्ड ब्रैंसन जिसके नाम आप सुन रहे हो, और जो तीसरा है स्पेस एक्स जो कि एलोन मस्क का है। ये सब क्लोज रेस में है स्पेस टूरिज्म को
बढ़ाने के क्षेत्र में, है ना, क्योंकि ये सब स्पेस टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं। एंड अमंगस्ट देम रिचर्ड ब्रेनसम, ये फर्स्ट टू ट्रेवल टू स्पेस इन हिज ओन रॉकेट, अपने ही रॉकेट में, इतने पैसे हैं इन सबों के पास, अपने ही रॉकेट में इन्होंने स्पेस ट्रेवल किया है। एंड फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट की बात करें तो वो है आपका डेनिस टिटो, जो 2001 में विजिट किए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑन ए रशियन सोजो स्पेसक्राफ्ट। और ये जो ब्रेंसन है वाज एक्कम्पनीड बाय 5 क्रूमेट्स, जिसमें आपका श्रीशला बांदला जो महिला है इंडियन ओरिजिन की, एंड सी बिकेम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। पहले तो आपका कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम, अब जो है तीसरी ये हो गई आपकी श्रीशा बांदला। द नेक्स्ट इज योर खादी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस इन द 3 कंट्रीज दैट इज योर भूटान, UAE एंड मैक्सिको। अब जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस होते हैं फॉर द वर्ल्ड मार्क खादी, है ना, वो आपका 9 हो गया है वर्ल्ड ओवर में। ट्रेडमार्क की बात करें तो ये कोई भी शब्द हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, सिंबल, डिजाइन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग सो दैट रिकॉग्नाइज किया जा सके या फिर डिस्टिंग्विश किया जा सके पार्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को फ्रॉम अदर कंपटीटर, है ना। आप बहुत सारे प्रोडक्ट में ट्रेडमार्क देखते हो, ये इंडिकेट करता है कि हाँ ये इसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल KVIC का ट्रेडमार्क होगा तो पता चल जाएगा कि ये KVIC का प्रोडक्ट है। लीगल प्रोटेक्शन फॉर ब्रांड एज वेल, गार्डिंग अगेंस्ट काउंटरफिटिंग एंड फ्रॉड, ये सब आपके मदद करते हैं। The next is your state of food security and nutrition in the world 2021 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो को-ऑथर्ड यानी कि मिलजुल कर डेवलप करी गई है 5 UN ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज योर FAO, एंड दूसरा आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो तीसरा है आपका यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, एंड द फोर्थ इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड द फिफ्थ इज WHO। क्या की फाइंडिंग आई है, तो जो नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हंगर वो स्लोली इंक्रीज कर रही है सिंस 2014, एंड टोटल नंबर ऑफ अंडर न्यूरिश्ड पीपल इन 2020 जो अप्रोक्स 768 मिलियन थे, उसमें से मोर देन हाफ दैट इज योर 418 मिलियन भारत बेसिकली एशिया में रहते हैं। एंड अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट हाईलाइटेड कि हाउ इंडिया प्रमोटेड यूज ऑफ फिंगर मिलेट्स सो दैट एड्रेस किया जा सके इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को ऑन द एग्रीकल्चर। क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर, इस टॉपिक पर भी आप तैयार कर लो क्योंकि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वो है स्पेस राइस। तो चाइना ने हार्वेस्ट कर लिया है अपने फर्स्ट बैच ऑफ स्पेस राइस को फ्रॉम द सीड्स जो रिटर्न करी गई फ्रॉम ए लूनर वॉयज। और लूनर वॉयज आपको ही पता है, उसके लिए चेंगेज 5 लूनर प्रोब लॉन्च करी गई थी लास्ट ईयर, है ना। और ये बेसिकली ये जो चाइना है वो टेकिंग सीड्स ऑफ राइस एंड अदर क्रॉप्स टू स्पेस सिंस 1987, यानी कि ऐसा नहीं है कि चाइना पहली बार कर रहा है कि जो सीड्स ऑफ राइस है या फिर अदर क्रॉप्स के सीड्स है वो स्पेस में लेके जा रहा है, फिर उसको रिटर्न करवा रहा है, फिर जाके ग्रो करवा रहा है ना। तो ये बहुत सारे देश भी कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस राइस क्या होगा, तो बेसिकली जब ये स्पेस राइस एक्सपोज होंगे कॉस्मिक रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी के कारण, तो कुछ सीड्स क्या कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस हायर वेल्स एज वेल व्हेन प्लांटेड बैक टू द अर्थ। ये कारण बताया जाता है स्पेस राइस का, या फिर राइस को स्पेस में ट्रेवल करवा दिया जाए और उसके बाद उसको एक्सपोज किया जाए कॉस्मिक रेडिएशन एंड जीरो ग्रेविटी के अंदर, और अल्टीमेटली उसको अर्थ में फिर से रिप्लांट किया जाए सो दैट हायर यील्ड अचीव किया जा सके। कंट्रीब्यूट टू चाइनाज हाइब्रिड राइस ब्रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड बेटर जेनेटिक सोर्सेज टू एक्सपेंड द सीड बैंक। तो जाहिर सी बात है चाइना की जो हाइब्रिड राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें तो कंट्रीब्यूट करता ही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आषाढ़जी बीज एंड रथ यात्रा। तो आषाढ़जी बीज जो कि फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा है वो आपका अहमदाबाद और पुरी में शुरू हो चुका है। और आषाढ़जी बीज की बात करें तो ये आपका कच्छ न्यू ईयर कह सकते हैं, यानी कच्छ रीजन में जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं उसी को आषाढ़ी बीज कहते हैं, ऑब्जर्व ऑन 12 जुलाई, एंड इट इज एसोसिएटेड विद बिगिनिंग ऑफ रेन्स इन कच्छ गुजरात, है ना। एंड रथ यात्रा आपको याद रखना है ओनली फेस्टिवल इन द वर्ल्ड जहाँ पर डेटीज को टेक आउट किए जाते हैं फ्रॉम द टेम्पल टू ट्रेवल टू द डेवोटीज, है ना, डेवोटीज के पास लाए जाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट चैरियट प्रोसेशन इन द वर्ल्ड। एंड सिवलिंग डेटीज दैट इज योर लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा were towed by Shivayataz,
दैट इज द ट्रेडिशनल प्लेस। तो ये याद रखना है, इन तीनों का एक साथ प्रोसेशन निकाला जाता है, लोक जगन्नाथ एंड लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा। एंड द प्लेसेस इन न्यूज आपको याद रखने हैं। पहली बात तो है क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल आप देख लो हवाना, है ना, हवाना। और ये बिगेस्ट आइलैंड नेशन कह सकते हो कैरेबियन आर्किपेलागो का, ये है आपका कैरेबियन आर्किपेलागो विथ ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट एट इट्स हेल्प सिंस 1959 रिवॉल्यूशन जो फिडेल कास्ट्रो के अंतर्गत हुई थी। फिडेल कास्ट्रो भी एसोसिएटेड है क्यूबा से, है ना, उसके बाद से ये आपका कम्युनिस्ट स्टेट, ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट यहाँ पर चल रहा है। तो ये आपका क्यूबा याद रखना है ना। और ऑर्डर भी याद रख सकते हो, क्यूबा, फिर हैती, फिर डोमिनियन रिपब्लिक, है ना। एंड ये जो आपका न्यूज है वो ये कि रिसेंटली इट डिवोटेड, यानी ये क्यूबा डेवलप्ड द सोवरेना 2 वैक्सीन, जो कि वर्ल्ड का पहला कंजुगेट वैक्सीन है जिसमें वायरस की जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उसको कंबाइन किया जाता है विथ ए डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टेटनस टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स विद क्लिनिकल ट्रायल एफिशिएंसी देख लो 91.2% आ रही है। दैट्स वाई ये न्यूज में है ना। तो सोवरेना 2 वैक्सीन इज एसोसिएटेड विद योर क्यूबा, ये याद रखना है आपका। और ये कंजुगेट वैक्सीन है। कंजुगेट वैक्सीन में क्या हो रहा है, वायरस के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को कंबाइन किए जाते हैं विद डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टेटनस। नाउ द नेक्स्ट इज योर पार्सल आइलैंड, है ना। तो पार्सल आइलैंड का आप लोकेशन देख लो कहाँ पर है ये पार्सल आइलैंड। तो ये पार्सल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड, ये सब साउथ चाइना सी के अंतर्गत ही लाई करते हैं। और साउथ चाइना सी कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड रीजन कहते हो बिटवीन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड चाइना, ये बात आपने भी सुना होगा। तो रिसेंटली चाइना क्लेम दैट इट ड्रोव अवे ए वॉर शिप ऑफ यूएस दैट इज द यूएसएस बेनफोर्ड फ्रॉम द पार्सल आइलैंड, है ना। तो ये आपका चाइना ने क्लेम किया है। दैट्स वाई ये पार्सल आइलैंड न्यूज में है। द पार्सल आइलैंड, इसको शीशा आइलैंड चाइना में कहा जाता है एंड हुआंग सा आर्किपेलागो वियतनाम में कहा जाता है। एंड इट इज ए आइलैंड ग्रुप ऑफ 130 स्मॉल कोरल आइलैंड, है ना। 130 स्मॉल कोरल आइलैंड का ग्रुप है इन साउथ चाइना सी, जहाँ पर आपका रिच हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस है क्लेम्ड बाय ताइवान, वियतनाम एज वेल, है ना। तो क्लेम किए जाते हैं ताइवान, वियतनाम के द्वारा, लेकिन अभी बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द चाइना। चाइना जो है अप्रोक्स ये जो आपका 9 डैश लाइन देख रहे हो, इसके अंदर जो भी आपका आ रहा है सबको ये क्लेम करता है ना, चाहे वो स्प्रिटली हो, पार्सल हो, है ना। दैट्स वाई ये हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, आपने भी सुना होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज के आर्टिकल कवर कर लिए हैं। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।